Welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम इकोनोमेट्रिक्स को पढ़ रहे हैं और इकोनोमेट्रिक्स के अंदर मैं अभी तक आपको रिग्रेशन मॉडल्स, ओएलएस, ब्लू प्रॉपर्टी और ओएलएस के एजम्पशंस जो है उनको वायलेट करने पर ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोलिनियरिटी, हेटेरोस्केडास्टिसिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। आज से हम इकोनोमेट्रिक्स में एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पूछा जाता है, इस टॉपिक को मास्टर्स के लेवल पे ही पूछा जाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी तक जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है आई थिंक उतना सफिशिएंट होना चाहिए। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस भी डिफरेंट होता है, बट मोर और लेस एक दो टॉपिक को छोड़ के सारा टॉपिक जो है वो कवर हो ही चुका है। आज हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। देखिए, अभी तक जो हम रिग्रेशन मॉडल्स को पढ़ रहे थे, अभी तक जो हमने रिग्रेशन के मॉडल्स को पढ़े हैं, कैसे मॉडल्स होते थे वो? yi इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस म्यू आई। किसी भी रिग्रेशन इक्वेशन की यही फॉर्म होती थी। इसमें क्या होता था, हमारा yi होता था डिपेंडेंट वेरिएबल और xi क्या होता था, हमारा इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। यानी कि जो y की वैल्यूज हैं वो x पर डिपेंड करती थी। ठीक है, x की जो भी वैल्यू आती थी हम उसको इक्वेशन में पुट करके रखते थे और अकॉर्डिंगली हमारी y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती थी। जैसे कि अगर हमारी रिग्रेशन की इक्वेशन लेट्स से ये आई 0.23 प्लस 0064 xi प्लस म्यू आई। अब अगर हमें xi की वैल्यू पता है, ठीक है, म्यू आई को अगर हम थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दें जैसे कि रिग्रेशन इक्वेशन में कर देते थे, अगर हमें xi की वैल्यू पता है तो हम yi की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक तरीके से लीनियर इक्वेशन बन सकती। लेकिन जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक के बाद एक चीज लगातार होते रहना। ठीक है, यानी कि चीजों के बीच में कॉन्टिन्यूटी है, कोई भी ब्रेक नहीं है। जैसे कि हम काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें क्या है, कॉन्टिन्यूटी है, एक के बाद एक हम बोलते हुए जा रहे हैं। काउंटिंग हमारी साइमल्टेनियस रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि एक के बाद एक हमेशा से आती जाएगी। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल जो है वो कहाँ पर एप्लीकेबल है। देखिए, सबसे पहले तो वहां एप्लीकेबल है जहां पे हमें बहुत बड़ा कोई भी फिनोमिना पढ़ना हो। जितने भी छोटे फिनोमिना होते हैं उन सबके लिए रिग्रेशन मॉडल सफिशिएंट होता है, लेकिन जब बड़े फिनोमिना की बात करते हैं तो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल की बात करनी होती है। अब वाइडर फिनोमिना में क्या हम कर सकते हैं, मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगी, मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हम डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई, इन दोनों से प्राइस और क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं। आई होप आप सबने माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा। मुझे आप बताइए, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इक्विलिब्रियम, प्राइस को या क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो क्या केवल क्वांटिटी डिमांडेड से आप पता लगा सकते हैं? केवल क्वांटिटी सप्लाई से पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। आपको कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी चाहिए, कितनी क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, इक्विलिब्रियम, प्राइस और क्वांटिटी का पता लगा पाओगे। ठीक है, अब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम का माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसी से आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसके बाद में मैं एक मैक्रो का एग्जाम्पल भी दूंगी जिससे आपको पता चले कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम को समझने के लिए सबसे पहले हम क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन को समझते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन क्या होती है? क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा प्राइस प्लस म्यू आई। ठीक है, इसमें क्या है कि जो क्वांटिटी है वो प्राइस पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि हम जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड, हम सबने पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहे तो जैसे जैसे प्राइस किसी भी कमोडिटी का बढ़ेगा उसकी जो डिमांड है वो कम होती चली जाएगी। जैसे कि इफ प्राइस विल इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस। ठीक है, अब हम इसको एक फर्दर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें जो म्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है शिफ्ट इन द डिमांड फंक्शन। ठीक है, कि जो डिमांड फंक्शन है उसमें कभी कभी शिफ्ट हो सकता है। अब ये जो म्यू है ना, यही सारा जो है आपका खेल बनाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का। ध्यान से समझिएगा, मैं 3 तरीके की मार्केट आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये पहली,
ये दूसरी, ये तीसरी। ठीक है, पहली नॉर्मल मार्केट है, क्वांटिटी डिमांडेड, ये डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है। इस पे एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को माना है तो ये क्यू, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को माना है तो ये पी। ठीक है, अब हम मानते हैं कि जो हमारी सप्लाई है वो इनइलास्टिक है। ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। थर्ड मार्केट में हम क्या मानते हैं कि जो हमारा डिमांड है ना वो इलास्टिक है, कंप्लीटली इलास्टिक और कंप्लीटली इनइलास्टिक हमको मानना है। सॉरी, जो थर्ड मार्केट में हम मानते हैं कि जो हमारी सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है और हमारा डिमांड जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गया, ये प्राइस हो गया। ये तीनों मार्केट आपको समझ में आ गई होंगी। आई एम श्योर इन सब मार्केट्स के बारे में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप देखिए कि किसी भी वजह से डिमांड फंक्शन जो है उसमें शिफ्ट होता है, और जो शिफ्ट होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव शिफ्ट होता है, यानी कि हमारा डिमांड कर्व क्या है, वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम तीनों केसेस में राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं। पहले केसेस में अगर मैं डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करूं तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? क्वांटिटी एंड प्राइस। क्वांटिटी भी बढ़ी है हमारी और प्राइस भी बढ़ी है हमारे। ठीक है, ये देखिए क्वांटिटी भी बढ़ गई है Q से Q1, प्राइस भी बढ़ गया P से P1। दूसरे केस में अगर मैं डिमांड को शिफ्ट करूं D1 D1, ठीक है, तो क्या हो गया? क्वांटिटी तो सेम है, क्वांटिटी सेम है। क्वांटिटी सेम क्यों है? क्योंकि इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये देखिए, इसके कंपैरिजन में इन इलास्टिक सप्लाई का प्राइस जो है वो ज्यादा बढ़ा है। अब जाते हैं इलास्टिक सप्लाई पे, D1। अगर यहां पे डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो प्राइस सेम रहेगा, लेकिन क्वांटिटी जो है वो हमारी अलग है। नींव जो है ये कहते हैं यहीं से बैकग्राउंड बन के सामने आए। डिमांड की इक्वेशन यही है और डिमांड में चेंज भी सेम हुआ है। इसमें भी डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है, इसमें भी डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है और इसमें भी डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट दूसरा है, इसका फाइनल रिजल्ट अलग है और इसका फाइनल रिजल्ट अलग है। ऐसा क्यों हुआ है? अगर एक ही इक्वेशन और केवल रिग्रेशन इक्वेशन ही पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाती तो तीनों कंडीशन में सेम रिजल्ट आना चाहिए था ना। सेम रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि एक और फैक्टर काम कर रहा है, वो है सप्लाई। सप्लाई जो कर्व है ना उसका स्लोप एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है किस चीज में? इक्विलिब्रियम डिसाइड करने में। जो सप्लाई कर्व का स्लोप है, देखिए स्लोप ही तो है, यहाँ पे इनइलास्टिक, यहाँ पे इलास्टिक, यहाँ पे नॉर्मल, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किस चीज में रोल प्ले कर रहा है? वो हमारे मार्केट इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब ये जो म्यू आई है ना, अब बताइए इसमें अगर हम सप्लाई कर्व का स्लोप इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या ये हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे पाएगा कि क्वांटिटी डिमांडेड कैसे इफेक्ट होती है? नहीं दे सकता। हमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देने के लिए एक बहुत बड़ा वाइडर मार्केट है, और वाइडर मार्केट के दो इंप्लीकेशन है, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई। तो हमें उन दोनों को ही अलग अलग मॉडल में कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो हमें सप्लाई कर्व की बात करनी पड़ेगी, और अगर हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम डिमांड को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी से ही हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल बन के आता है। यानी कि जब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन म्यू आई एंड पी आई। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था ऑटो कोर रिलेशन। ठीक है, हमने रिग्रेशन इक्वेशन को पढ़ा था ना। जब रिग्रेशन इक्वेशन को पढ़ा था तो उसकी एरर टर्म की एक अजम्पशन मानी थी हमने। उसमें क्या अजम्पशन थी कि ये जो x है और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एरर टर्म में कोई भी रिलेशन नहीं है, नो रिलेशनशिप बिटवीन xi एंड म्यू आई, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अगर ये अजम्पशन हमारी वायलेट होती है तो वो क्या बनती है? ऑटो कोर रिलेशन। ठीक है, इसमें भी वही हो रहा है। देखिए, हम मानते हैं कि प्राइस में और इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, ये हम किस में मानते हैं? ओएलएस में। लेकिन इसमें तो रिलेशन आ रहा है ना,
मैंने अभी प्रूव किया इसमें कि कैसे ये म्यू आई में जो सप्लाई का स्लोप है वो किस तरीके से प्राइस को अफेक्ट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसमें ओएलएस एस्टिमेट जो है वो तो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक एजम्पशन जो है वो वायलेट हो गई है। अगर इसमें ओएलएस और जीएलएस बेसिकली सेम एजम्पशंस पे वर्क करते हैं, तो अगर इसमें ओएलएस काम नहीं करेगा, इसमें जीएलएस काम नहीं करेगा, तो इसमें काम क्या करेगा? ठीक है, क्योंकि इसमें ये म्यू आई का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें बायस्ड रिजल्ट देगा और ये इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देगा। अगर हम इसी चीज को मैथमेटिकली प्रूव करें, जो कि आने वाले टाइम में हम प्रूव करेंगे, जैसे हमने ओएलएस में ब्लू प्रॉपर्टीज को पढ़ा है वैसे ही हम इसको भी पढ़ेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन बायसनेस और इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी सेम जो हमने उसमें देखा था ओएलएस मेथड में, ओएलएस में बायसनेस आती थी जो ब्लू प्रॉपर्टी थी और कंसिस्टेंसी आती थी, इसमें नहीं आएगी। जब हम इस पूरी इक्वेशन को जाके सॉल्व करेंगे और देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें बायसनेस आ रही है, इनकंसिस्टेंसी आ रही है, बिल्कुल ब्लू प्रॉपर्टी की तरह है। आने वाले टाइम में हम इस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ओएलएस और जीएलएस तो वर्क नहीं करेगा। अब पॉइंट ये है कि अगर इसमें ओएलएस और जीएलएस वर्क नहीं करेगा तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल को सॉल्व कैसे करेंगे। 7 तरीके होते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल को सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो में मैं सबको नाम बता रही हूँ। आने वाले टाइम में जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उन सबको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम एक एग्जाम्पल मैक्रो का भी लेंगे। तो अगर आपने कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा हो, जो आई एम श्योर सबने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक फंक्शन है, C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई टी सब्सक्रिप्ट में आएगा। A क्या होता है, इसमें ऑटोनॉमस लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, यानी कि कोई भी इनकम हो या ना हो इतना तो आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। ठीक है, और B क्या होता है हमारा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी उस हिसाब से हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ेगा वो ये B डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा Y जो है, नेशनल इनकम जो है वो किससे बनी होती है, C प्लस I, यानी कि जितना भी पैसा हमारे पास है या तो हम उसे कंज्यूम करेंगे। देखिए, किसी की भी सैलरी आती है, आप अगर जॉब करते हैं आप जानते हैं सैलरी आती है, उसके 2 ही काम होते हैं, या तो आप उसे कंज्यूम करेंगे या फिर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। और जनरली ये माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट का जो दूसरा फॉर्म है वो सेविंग है। या तो आप पैसे को कंज्यूम करेंगे या फिर उसको सेव करेंगे, तीसरा और कोई यूज नहीं होता है। अब देखिए, वाई जो है, इनकम जो है हमारी ओवरऑल, वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड कर रही है। और कंजम्पशन इटसेल्फ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंजम्पशन भी इटसेल्फ कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है, यानी कि किसी एक बड़े फिनोमिना का पार्ट है। तो ऐसे ही क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जो थे वो रिलेटेड थे, ऐसे ही ये भी रिलेटेड है। तो ये क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम समझेंगे कि जो सोल्यूशन क्या है उस प्रॉब्लम का। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि बायसनेस आती है और इनकंसिस्टेंसी आ जाती है ओएलएस एस्टिमेटर की, उसके सोल्यूशन क्या है मैंने आपको बताया था 7 सोल्यूशन है। सबसे पहला सोल्यूशन तो है रिड्यूस्ड फॉर्म, या फिर इसको इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर भी कहते हैं, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर्स। दूसरा इसका सोल्यूशन है द मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल, द मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल। तीसरा इसका सोल्यूशन है हमारे पास 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर, 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर। फोर्थ सोल्यूशन क्या है हमारे पास, फोर्थ सोल्यूशन हमारे पास है लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड। देखिए, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में भी हमने पढ़ा था, इसमें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन करके मैक्सिमाइज करते हैं। सेम आपने सब पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं पढ़ा है, इट्स जस्ट दैट कि इसमें अलग तरीके से यूज होगा। ठीक है, द मिक्स्ड एस्टिमेशन मेथड,
द मिक्स्ड एस्टिमेशन मेथड सिक्स्थ वन 3 स्टेज लीस्ट स्क्वायर्स। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर होता था OLS में, इसमें 3 स्टेज लीस्ट स्क्वायर लगाएंगे, इसमें 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर लगाएंगे। 7 फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ठीक है, फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ये 7 तरीके हैं जिन 7 तरीके से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल को या तो सोल्व कर सकते हैं या फिर खुद बना सकते हैं। इनमें हम डिटेल में आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे रही हूँ कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल होते हैं वो ओवरऑल क्या है और हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो CTET होता है, नेट होता है, उसमें ये नहीं पूछेंगे आपसे कि रिड्यूस्ड फॉर्म को सॉल्व करके दिखाइए। उसमें सिर्फ आपको सिचुएशंस दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है उसमें इनकंसिस्टेंसी बायस आ रहा है तो हम कौन से मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन मेथड के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अब हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जब आपने नेट का सिलेबस देखा होगा तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल के आगे रेकर्सिव एंड नॉन रेकर्सिव साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल लिखा हुआ मिलता है। मैं अब वो समझाऊंगी कि रेकर्सिव और नॉन रेकर्सिव में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल ब्रॉडली लेवल पे 2 तरीके की होती है। पहली होती है रेकर्सिव और दूसरी होती है नॉन रेकर्सिव। ठीक है, रेकर्सिव और नॉन रेकर्सिव बिल्कुल ऑपोजिट होती है एक दूसरे की। अगर आपको रेकर्सिव समझ में आ गया तो नॉन रेकर्सिव आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। रेकर्सिव में क्या होता है, जो एरर टर्म्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि मॉडल के अंदर जितनी भी इक्वेशंस हैं, हर एक इक्वेशन की जो एरर टर्म है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और नॉन रिकर्सिव में क्या होगा, नॉन रिकर्सिव में जो एरर टर्म होंगी वो क्या होंगी, इंटरडिपेंडेंट होंगी, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। ठीक है, ये नॉन रिकर्सिव मॉडल है। रिकर्सिव जो मॉडल होगा उसमें कोई भी फीडबैक लूप नहीं होगा। फीडबैक लूप का मतलब क्या होता है, यानी कि ये दो इक्वेशन है, लेट्स से y और z, ये दो इक्वेशन है। हमने z से फीडबैक लिया या z की किसी भी इक्वेशन को जाके फिर y में उस फीडबैक को यूज किया। ऐसा कोई भी लूप रिकर्सिव मॉडल में नहीं बनेगा, लेकिन नॉन रिकर्सिव मॉडल में फीडबैक लूप होगा। ठीक है, इनका कोवेरिएंस जो है वो 0 होगा या फिर नो कोवेरिएंस भी बोल सकते हैं। नॉन रिकर्सिव में कोवेरिएंस जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि कोवेरिएंस जो है नॉन रिकर्सिव में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, किसी भी तरीके का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो है वो इसमें नहीं मिलेगा। नो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। बट नॉन रिकर्सिव में क्या होगा, आपका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स मिलेंगे। ठीक है, देयर विल बी रिलेशनशिप्स बिटवीन द एरर टर्म्स। ये जितनी भी बात हो रही है सब एरर टर्म्स की बात हो रही है। ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में जो रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव को डिफाइन करती हैं, वो हमारी एरर टर्म से मिलकर बनी हुई हैं। यानी कि एरर टर्म जो होगी वो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होगी और वो काफी हद तक हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि जो हमारा मॉडल है वो रिकर्सिव है या नहीं है। अब उसके अलावा एक प्रॉपर्टी और बचती है जो कि एंडोजेनस वेरिएबल की होती है। एंडोजेनस वेरिएबल, देखिए जो मैं इससे नेक्स्ट वाली वीडियो बताऊंगी उसमें मैं आपको एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस, प्री डिटरमिन सारे वेरिएबल डिटेल में पढ़ाऊंगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ऐसा कोई भी वेरिएबल जो मॉडल से अंदर ही डिटरमिन हो, यानी कि मॉडल के थ्रू ही डिटरमिन हो, उसको हम थ्रू मॉडल जो भी वेरिएबल डिटरमिन होगा उसको हम एंडोजीनियस वेरिएबल बोलते हैं। और एंडोजीनियस वेरिएबल हमें कैसे पता लगाएगा, अब एंडोजीनियस वेरिएबल से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो मॉडल है वो रिकर्सिव है या नॉन रिकर्सिव है। जैसे जैसे आप कोएफिशिएंट्स लिखते जाएंगे ना एंडोजेनस वेरिएबल के 1 2 3 2 1, तो देखिए ये एक तरीके के ट्राइंगुलर पैटर्न को शो करेंगे।
ठीक है, ट्राइंगुलर पैटर्न शो करेगा। अगर ये ट्राइंगुलर पैटर्न शो कर रहा है तो वो रिकर्सिव मॉडल है, और अगर वो ट्राइंगुलर पैटर्न को शो नहीं कर रहा है तो वो नॉन रिकर्सिव मॉडल है। और यही सबसे ऑथेंटिक तरीका है चेक करने का कि जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है वो रिकर्सिव है या नॉन रिकर्सिव है। नेट के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतनी इंफॉर्मेशन होना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मैंने देखे हुए हैं, मैक्सिमम यहीं तक पूछा जाएगा। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम में हम इसमें और वीडियोस बनाएंगे, वीडियोस को ऐड ऑन करते जाएंगे धीरे धीरे, बट जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है उतना इसमें कवर हो गया है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइज। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।